Friends, welcome to this lesson. So this is our live session number 4 of I and IFS. In the previous 3 live session we have discussed 3 important units of I and IFS MCQs. So if you don't have watched those videos, the link is in the description section. Please go through those videos, so that will help you clear your concept regarding MCQs from all the 3 chapter. दोस्तों यदि आपने पिछले 3 MCQ सेशन को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. प्लीज़ आप उसे जाकर देखें. आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 के MCQs को, जो कि बेस्ड है रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड MSME इन द इंडियन इकोनॉमी. यानी दोस्तों प्रायोरिटी सेक्टर का और MSME का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, आज हम लोग इस पर प्रकाश डालेंगे. चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं. सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपने ऑफर्स के बारे में बताना चाह रहा हूं, जो कि हमारे ऐप पे अवेलेबल है. दोस्तों जितने भी कोर्सेज हैं आज स्पेशल ऑफर आपके लिए दिया गया है, जो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं. फ्राइडे 10 करके कूपन कोड है. जो भी कोर्स आप परचेज करना चाह रहे हैं आज जरूर परचेज कर लें, क्योंकि आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है किसी भी कोर्स में, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो, मॉक टेस्ट प्लान हो या हमारा PDF प्लान हो. सो एनी कोर्स यू परचेज वी आर ऑफरिंग यू 10% डिस्काउंट. सो डू परचेज नाउ. ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है. JIB and CIB मेड सिंपल करके ऐप है. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग. पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. एज पर रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स, बैंक फाइनेंस टू स्टार्टअप अप टू हाउ व्हाट अमाउंट आर इंक्लूडेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. दोस्तों समझिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स को जून 2022 में रिकव किया. दोस्तों जून 22 में इसमें कुछ रिवाइज़ किया. तो रिवाइज नॉर्म के अंदर बैंक का जो फाइनेंस स्टार्टअप को दिया जाता है 50 करोड़ तक का. यानी बैंक जो भी स्टार्टअप को फाइनेंस करती है 50 करोड़ तक का, वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या है, इंक्लूडेड है. प्लीज़ रिमेंबर कि 50 करोड़ तक का लोन जो बैंक फाइनेंस करती है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर इंक्लूडेड है. ये दोस्तों किसके लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है स्टार्टअप के लिए. यानी वैसे स्टार्टअप जो कि इंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर में या अलाइड एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, उनके लिए ये बेनिफिट है. और दूसरे सेगमेंट में जो कमर्शियल मिनिस्ट्री उन्हें टैग अप करती है स्टार्टअप के रूप में. RBI ने दोस्तों और क्या किया, RBI ने दूसरा काम ये किया कि जो ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट था बैंकों का, उसे बढ़ाकर 40% किया. ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट था उसे बढ़ाकर 40% किया ANBC का. आपको बताइए ये 40% किसका होता है, ANBC का या COB का, जो भी हायर हो. ठीक है, तो ये हमारा टारगेट को 75% तक इंक्रीज किया जाएगा. ठीक है, जो भी हायर हो विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2014. चलिए तो दोस्तों बताइए सही जवाब क्या है इसका. सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, 50 करोड़. ठीक है, तो रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स के अनुसार बैंक फाइनेंस जो स्टार्टअप को देती है 50 तक का अमाउंट जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर इंक्लूडेड है. आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है. फिर देखिए ये भी सवाल है रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस से. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हमारा रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस है, इसमें जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, इनका जो सब टारगेट है 2024 तक, ऑप्शन ए है 8%, 9%, 10% या 12%. दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि जून 22 में RBI ने कुछ दोस्तों रिवाइज किया है हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस को, और इसमें ये कहा गया है कि रिवाइज गाइडलाइंस के अंदर जो हमारा सब टारगेट है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का जो सब टारगेट है कर दिया गया है 9% तक. ठीक है, और इसको फेज मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा. दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द फेज मैनर. फेज मैनर में कब से, मार्च 2024 तक. मार्च 24 तक इसे फेज मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा. देखिए मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली क्या इसका मतलब हुआ. लेट मी एक्सप्लेन. सी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सब टारगेट है स्मॉल एंड मार्जिनल, इंक्रीज जो होगा, इंक्रीज से क्या होगा, मान लीजिए कि 8 से 9% हो रहा है, तो ये इंक्रीज से क्या होगा, इंक्रीज से ये होगा कि क्रेडिट मिलेगा. किसे क्रेडिट मिलेगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को क्रेडिट मिलेगा. राइट, तो ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर बैकबोन कहे जाते हैं, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का बैकबोन कहा जाता है. राइट, तो दोस्तों कहने का मतलब कि ये जो रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं. मैंने आपको ये बताया कि स्टार्टअप को 50 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको मैं कुछ और सेक्टर का सब टारगेट यहाँ बता देता हूँ. देखिए यही तरीका है हमारा पढ़ने का. आप एक क्वेश्चन को कीजिए, उसे 10 क्वेश्चन बनता है. जैसे एग्रीकल्चर का सब टारगेट कितना है, 18% है. बताइए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का कितना है, 9% है. फिर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज MSME का कितना है, MSE का कितना है, 10% है. ठीक है, सो इट इज नॉट MSME, इट इज SME. ओके, उसके बाद एजुकेशन में कितना है दोस्तों, एजुकेशन में है 4%. फिर हाउसिंग में कितना है, हाउसिंग में सब टारगेट कितना है दोस्तों, 8% है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में 7% है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है.
सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ भी रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन से क्वेश्चन है कि जो हमारा वीकर सेक्शन का जो सब टारगेट है कमर्शियल बैंक के लिए, इसे बढ़ाकर कितना % किया गया है, जिसको फेज मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा 24 मार्च तक। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवाइज किया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस को जून 2022 में, और ये जो रिवाइज गाइडलाइंस है, रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस है, इसमें कहा गया है कि जो हमारा सब टारगेट है वीकर सेक्शन के लिए, इसे कर दिया गया है। कितना % कर दिया गया दोस्तों? इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 12%, और इसको फेज मैनर में इंप्लीमेंट किया जाएगा मार्च 24 तक। दिस विल बी इंप्लीमेंटेड इन फेज मैनर। तो अभी कितना है एग्जिस्टिंग सब टारगेट? कितना है एग्जिस्टिंग सब टारगेट है 10%, इसको बढ़ाकर किया जा रहा है 12%। ठीक है, तो ये भी अभी मैंने आपको बताया। एग्रीकल्चर का बताइए कितना है, आपको मैं याद करा देता हूँ। एग्रीकल्चर का कितना है दोस्तों? एग्रीकल्चर का है 18%, राइट, एग्रीकल्चर का है 18%। एसएमएफ का बताइए कितना है? एसएमएफ का 9% है। एसएमई का कितना है? एसएमई का है दोस्तों 10%। एजुकेशन का कितना है? एजुकेशन का है 4%। हाउसिंग का कितना है दोस्तों? हाउसिंग का 8% है। वीकर सेक्शन का कितना मैंने बताया? 12%। तो प्लीज़ रिमेंबर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 12%। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस है उसमें अलग अलग सेगमेंट्स का, ठीक है, अलग अलग प्रायोरिटी सेक्टर का कितना कितना उसका सब टारगेट रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आरबीआई को पावर दिया गया है कि वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस को इशू करेगा किस सेक्शन के अंदर। तो जरा आपके सामने 4 ऑप्शंस है दोस्तों। सबसे पहले देखिए, जो हमारा सेक्शन नंबर 21 है, ये समझिए, सेक्शन 20 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, BRA एक्ट 1949 का, ये आरबीआई को पावर देता है कि वो रेगुलेट करेगा। क्या रेगुलेट करेगा? इट रेगुलेट द क्रेडिट सिस्टम। याद रखिएगा, सेक्शन 21 जो हमारा BRA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 21 जो है रेगुलेटिंग क्रेडिट, ठीक है, तो क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करना ये सेक्शन 21 का पार्ट है। तो इसके अंदर दोस्तों गाइडलाइन इशू करना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ये भी आता है। सेक्शन 35A जो है BRA का, इसमें आरबीआई को पावर देता है कि वो कैटेगरी को स्पेसिफाई करे। क्या स्पेसिफाई करे? कैटेगरी ऑफ एडवांस को स्पेसिफाई करे, राइट। सो आरबीआई शुड कैटेगराइज द कैटेगरीज ऑफ एडवांस जिसको प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा, यानी किस एडवांस को हम PSL कहेंगे, ये 35A में कहा गया है। समझे बात को? तो आरबीआई ने तो करने का मतलब ये हुआ कि सेक्शन 21 और सेक्शन 35 है जो हमारा है वही सही आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा जो सेक्शन 21 है, तो आरबीआई के पास, आरबीआई ने बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किए हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे सालों में, और ये जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो जून 2022 में इशू किया गया। इसमें दोस्तों सब टारगेट को सेट किया गया अलग अलग प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, वो मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माइक्रो इंटरप्राइज का टारगेट कितना है, ANBC का कितना % है, या COB का कितना % है, जो भी हायर हो या लोअर हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो माइक्रो इंटरप्राइज का टारगेट है वो कितना है, तो सही जवाब है इसका 7.5%। तो 7.5% किसका? ANBC का या COB का, राइट, जो भी हायर हो। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को कम से कम अपने ANBC का या COB का 7.5% जो है किसे देना है? माइक्रो इंटरप्राइज को देना है। यानी जिस भी बैंक का जो भी ANBC है उसका 7.5% कम से कम किसको? तो माइक्रो इंटरप्राइज को देना है, राइट। यदि मान लीजिए एक और बात को समझिए कि यदि ANBC जो है वो COBE से कम है, यदि ANBC COB से कम है तो टारगेट उस केस में क्या हो जाएगा? 7.5% ऑफ COB, मतलब जो भी ज़्यादा है आपको उसका टारगेट लेना है। तो दोस्तों माइक्रो इंटरप्राइज का जो टारगेट है वो दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट से ज़्यादा है, जैसे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से। ऐसा इसलिए क्योंकि माइक्रो इंटरप्राइज को रिस्कियर लैंडिंग सेगमेंट माना जाता है, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारे फॉरेन बैंक हैं जिसके पास 20 ब्रांचेस से कम है, राइट, तो फॉरेन बैंक जिनके पास 20 से कम ब्रांचेज हैं उन्हें कितना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट अचीव करना है, ये अपने ANBC का या COB का, जो भी हायर हो। बताइए, देखिए फॉरेन बैंक जिनके पास 20 ब्रांच से कम है उनके पास कोई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट है ही नहीं, राइट, क्योंकि आरबीआई मानती है कि ये बैंक बहुत ही, और उनका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर पे। लेकिन दोस्तों फॉरेन बैंक जिनके पास 20 ब्रांचेस से, वो लैंड किसे करेंगे? वो लैंड करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर बोरोवर,
यानी जो प्रायोरिटी सेक्टर के बोरोवर हैं उन्हें लैंड करना ये उनकी जिम्मेवारी है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वैसे बोरोवर को लैंड करेंगे जो कि एलिजिबल है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए अंडर द आरबीआई गाइडलाइन। तो आरबीआई का डिसीजन है कि कोई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट नहीं सेट के पास 20 से कम ब्रांचेज है, ये बैंक बहुत ही छोटे हैं कि उनका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर पे, और इन सभी बैंकों का कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो आरबीआई का जो डिसीजन है उसको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जो आर्ग करते हैं कि ये डिफिकल्ट होगा प्रायोरिटी सेक्टर बोरोवर्स को कि वो एक्सेस कर सके क्रेडिट फॉरेन बैंक से। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, नो सच टारगेट फॉर फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस। आगे देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज एग्रीकल्चर लोन टारगेट फॉर फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांचेस। तो एग्रीकल्चर लोन का कितना टारगेट है फॉरेन बैंक के लिए, इनके पास ऐसा ऑब्वियसली बात है कोई टारगेट नहीं है, ठीक है। दोस्तों सवाल में ये पूछा जा रहा है 20 से कम ब्रांचेज हैं, उनके पास टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कितना % टारगेट है। दोस्तों मैं इसको समझाता हूँ, देखिए फॉरेन बैंक जिनके पास 20 ब्रांचेस से कम है उनके पास प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है 40% ऑफ देयर एडजस्टेड एएनबीसी और सीओबी विचएवर इज हायर। यानी दोस्तों इनको अपना 40% ऑफ व्हाट एएनबीसी और व्हाट सीओबी जो भी इसमें से ज़्यादा हो उसका 40%, ठीक है। और इसमें से दोस्तों इसमें से 40% में से जो 32% है, ये 32% जो है किसी फॉर्म में हो सकता है, लैंडिंग टू एक्सपोर्ट, lending to export, right? So this 32% can be in any form of lending to export, और 8% से ज़्यादा, कम से कम 8% जो है दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर में होगा। मतलब दोस्तों इसमें भी 40% का बाइफर्केशन है, 32% लैंडिंग टू एक्सपोर्ट और कम से कम 8% जो है दूसरे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में होगा, ठीक है। तो ये सभी ध्यान रखना है आपको फॉर फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांच। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है, in the question number 9 you have been asked that which act as the principal financial institution for medium enterprise sector for promotion, financing and development of the micro, small and medium enterprise। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो कि प्रमोशन के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम आती है। दोस्तों याद रखिएगा सिडबी, ठीक है। सिडबी का फुल फॉर्म है आपको मैं बता दूं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो बेसिकली ये एक स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1990s में, ठीक है। भारत सरकार ने इस्टेब्लिश किया था। ये एक पीएफए की तरह काम करता है, पीएफआई की तरह काम करता है एमएसएमई के लिए, राइट। तो ये बहुत तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है एमएसएमई को, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे लोन्स प्रोवाइड करना, जैसे गारंटी प्रोवाइड करना, जैसे इक्विटी प्रोवाइड करना, राइट। उसके बाद वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करना। तो दीज आर द थिंग्स दैट दिस प्रोवाइड। तो कुछ फंक्शन है सिडबी का कि ये प्रमोट करता है, फाइनेंस करता है एमएसएमई के डेवलपमेंट को, ये गारंटी प्रोवाइड करता है बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, लोन टू एमएसएमई एक्सेट्रा। तो आपको समझ में आ गया कि सिडबी जो है हमारा पीएफए के रूप में काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। So this is also a very good question. The question is for the consideration of sanction of loan of to MSME। तो यदि लोन MSME को सैंक्शन करना है तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। सो यू शुड हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कौन सा है ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए हमारा सबसे पहला है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। क्या है? उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो बेसिकली ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। यदि मान लीजिए कि लोन दिया जाएगा एमएसएमई को तो ये एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट है। ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ये एमएसएमई इशू करती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री है वो इशू करती है इसे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना, ये बेसिकली वैलिड नहीं है। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ है सी ऑप्शन में, तो ये आरओसी इशू करते हैं। कौन इशू करते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू करते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है ये कौन इशू करेंगे? ये भी आरओसी इशू करेंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं दोस्तों प्रत्येक ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है। पूछा जा सकता है कि सीओआई कौन इशू करेगा, सीओसी कौन इशू करेगा। तो ये जो हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो इसके बारे में जान लीजिए। इससे क्या होता है? इससे ये होता है दोस्तों कि इससे आप जो है एमएसएमई का जो आइडेंटिटी है,
इसे आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद ये एक सिंगल विंडो एक्सेस प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा दोस्तों? इट प्रोवाइड सिंगल विंडो एक्सेस। ओके, और दोस्तों इससे आप क्रेडिट रेटिंग एमएसएमई का बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। सो फ्रेंड्स, बिफोर बिगिनिंग क्वेश्चन नंबर 11, मैं आपको फिर से बता दूं कि इस कूपन कोड को आप यूज़ करें फ्राइडे 10 को, और 10% डिस्काउंट अवेल करें सारे के सारे कोर्स में, चाहे वो जेआईबी का हो या सीआईबी का हो। दोस्तों निश्चित रूप से इसे अवेल करें ताकि आपका जेआईबी का प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथ तरीके से और बहुत कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम को दे पाएँ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता दूं। बेसिकली हमारे चैनल पे, हमारे ऐप पे, जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल ऐप पे आपको 3 तरह के कोर्स मिलेंगे। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आपको यूनिट वाइज कंसाइज पीडीएफ नोट्स, 3000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, डेली क्विजेस फॉर नॉमिनल फी ऑफ ₹2000। Okay, secondly, if you want only PDF, then I will provide you can opt for the PDF plan. In this plan you get unit wise content for PDF, concise PDF notes. You will get 3000 plus PDF MCQs on question bank. And if you want only mock test, then mock test is also, in this case also, you can take daily quizzes, you can take full length mock test, and you can appear in the unit wise mock test with the solution. With proper solution is provided for each mock test. Okay, so now do take the advantage, and these are the plans which are available on our channel, like comprehensive plan, videos plus PDF plus mock test plus daily quizzes. For all subject it costs 2000. For single subject it costs 500. Complete theory PDF, any one subject costs 200, and for all four subject it costs 700. Similarly, mock test we have for one subject mock test costs ₹200. See, mock test also includes daily quizzes. The daily quizzes which I am uploading on the Telegram for free, this mock test is also included in the mock test. So now let's come to the next question that we have. Let's continue our discussion. Do join our channel. So this is the logo of our channel. Let me show you the logo. So when you go to Play Store and search this JIV and CIV Made Simple, such logo will appear. You just click install, open this particular app, and you have to enter your OTP that you receive on your mobile number. You have to enter your mobile number first, and with the registered name you can just enter this particular paragraph. Okay, so it's available on Google Play Store. Now let's come to the next question. Next question is which are the following is not a priority sector? So friends, try to understand. प्रायोरिटी सेक्टर में सबसे पहले एग्रीकल्चर आएगा, उसके बाद हमारा एसएमई आएगा. मैं आपको सब टारगेट ही बता देता हूँ. जैसे देखिए, जैसे लेट मी टॉक अबाउट द सब टारगेट ऑफ ऑल दिस पार्टिकुलर सेक्टर, लाइक एग्रीकल्चर, राइट. सो एग्रीकल्चर का कितना परसेंट है? 9% है. सॉरी, एग्रीकल्चर का 18% है. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का कितना परसेंट है दोस्तों? 9% है. फिर हमारा माइक्रो एमएसएमई का कितना है? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का कितना है? 10% है. एजुकेशन को मैंने पहले ही बताया है, 4% है. उसके बाद हाउसिंग का 8% है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का 7% है, और लास्ट में आता है वीकर सेक्शन का 12% है. ठीक है, तो आरबीआई ने ये सभी टारगेट सेट किया है ताकि इंश्योर कर सके कि बैंक जो है वो ब्रॉड रेंज ऑफ वीकर सेक्शन को ये लोन प्रोवाइड कर रहा है. सो प्लीज़, तो क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नहीं है? एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज नॉट. ऑप्शन ए नहीं है दोस्तों. हमारा जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सवाल बहुत बार पूछा जाता है, एमएसएमई का डेफिनेशन. ओके, एमएसएमई का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. So question are regularly asked from this particular MSME का definition. So please go through this. मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ. क्वेश्चन को देखते हैं. So let us see this part. चलिए, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा एमएसएमई का नया डेफिनेशन है, इसमें प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो माइक्रो इंटरप्राइज के लिए कितना एग्जिस्ट नहीं करें. दोस्तों क्वेश्चन को बनने से पहले मैं आपको सिंपल सा तरीका, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि यदि हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, किसकी बात करें? मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, और सर्विसेज. पहले इन्वेस्टमेंट क्या? लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, नॉट मैन्युफैक्चरिंग. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. सो देखिए, यदि हम बात करें दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, P&M, तो देखिए इसमें क्या क्राइटेरिया है. यदि हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो, ओके, लेट मी इरेज इट एंड राइट डाउन हियर. यदि माइक्रो की बात करें,
यदि कोई एंटरप्राइज 1 करोड़ से कम पैसा खर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी में, तो वो माइक्रो में आएगा, ठीक है, अप टू 1। हम बात करें स्मॉल की, तो स्मॉल किस रेंज में आता है दोस्तों? स्मॉल आता है 1 से लेकर 10 करोड़ तक। और यदि हम बात करें दोस्तों मीडियम की, तो मीडियम 50 करोड़ तक आता है। तो ये था हमारा प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन टर्नओवर। टर्नओवर बेसिस पे, एक तो इन्वेस्टमेंट है, दूसरा टर्नओवर बेसिस। तो टर्नओवर बेसिस में क्या है? यदि 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो वो कहलाएगा दोस्तों हमारा माइक्रो। यदि 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक का टर्नओवर है तो वो कहलाएगा हमारा स्मॉल। और 50 करोड़ से लेकर 250 है तो वो कहलाएगा मीडियम। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट VVI, क्योंकि मेनी टाइम क्वेश्चन आर आस्क्ड। दिस इज द लेटेस्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज़ नोट इट इंपॉर्टेंट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जो है माइक्रो एंटरप्राइज के लिए किससे ज़्यादा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 1 करोड़, राइट। Now let's come to the next question, question number 13 that we have। 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम का पिलर नहीं है? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम? दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन ए है न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू गवर्नमेंट, न्यू सेक्टर। सही जवाब है दोस्तों इसका। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर, राइट। So the correct answer is new government. Those new government is not a pillar of the Make in India program. It has nothing to do with new government. Next point is the Make in India project is built on dash pillar, emphasized on paralysis। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है वो कितने पिलर पे बेस्ड है, ठीक है। सो बताइए मेक इन इंडिया कितने पिलर पे बेस्ड है? सही जवाब है दोस्तों इसका 4 पिलर पे बेस्ड, बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। नेक्स्ट है COB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो COB का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड दिस वाज आवर पार्ट, ये लेक्चर नंबर 4 वीडियोस फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हमारे पास दोस्तों थ्योरी वीडियोज हैं, MCQs वीडियोज हैं जिसमें क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है। तो प्लीज़ आज की अपॉर्चुनिटी को यूज करें। फ्राइडे 10 आप 10% डिस्काउंट पाएँ किसी भी कोर्स के इनरोलमेंट में। ऐप पे जाएँ, JIV NCIV मेड सिंपल को इंस्टॉल करें, बिल्कुल फ्री ऐप है। और दोस्तों डेली बेसिस पे आप इसमें डेली क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट, विच इज़ कम्प्लीटली फ्री। यू कैन अटेम्प्ट क्विजेस फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट कम्प्लीटली फ्री। सो डू इनरोल दिस ऐप, चेक योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, चेक योर मिस्टेक, करेक्ट योर मिस्टेक। सो फ्रेंड्स, if you enjoy this particular session, do hit the subscribe button, also hit like and share button. And friends, do join our Telegram channel, link is provided in the description section. So by joining the Telegram channel you will get instant update of all the daily quizzes topic which we are going to discuss. Thanks for watching.